हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पल पेपर सेट नंबर 4 लेके आए हैं फिजिक्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और आज भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। वीडियो को पूरा देखना है। और अगर चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक कैटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड दिस अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। कहने कि हमें फ्यूज किस रेटिंग का यूज करना चाहिए। तो जब भी फ्यूज के बारे में पूछता है तो हमें बेसिकली करंट निकालना होता है। तो वी नो दैट P इक्वल्स वी आई। तो यहाँ से I इक्वल्स हो जाएगा P अपॉन वी। P की वैल्यू कितनी है 1000, दैट इज 1 किलोवाट। और V जो है वो है 220। बताइए ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब भी हम फ्यूज की रेटिंग की बात करते हैं तो जो भी करंट आता है, जो भी I की वैल्यू आती है, उससे हम लोग ज्यादा ही कंसिडर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा 5 एम्पियर। यानी 5 एम्पियर रेटिंग वाला हमें फ्यूज यहाँ पर यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। मीन्स टू से यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में से। लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है। तो कह रहे हैं कि अब इस पे फोर्स किधर लगेगा। ठीक है, directly above the wire, directly below the wire, at a point located in the plane of paper। ठीक है, the direction of magnetic field at a point will be north to south। किसी भी पॉइंट पर नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो उस केस में समझिएगा ध्यान से, कह रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा इस वायर की वजह से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। अब इस केस में सपोज दैट अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, थंब को इस तरफ रखेंगे, अपने राइट हैंड थंब को इस तरफ रखेंगे। और उस केस में उंगलियों को हम रखेंगे ऊपर की तरफ। जब उंगलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे तो बताइए वहां पे, समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे इस केस में आप ये मानिए कि जैसे मान लीजिए इधर ईस्ट टू टू वेस्ट करंट जा रहा है। और उस केस में हम अगर अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखेंगे तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड जो पाम की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ की तरफ होगी। ये चीज आप लोग करके भी देखिएगा। तो पाम की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हुई, साउथ से नॉर्थ की तरफ। लेकिन जब हम ऐसे ही इसमें करेंगे बट उंगलियों को, जो स्ट्रेच फिंगर्स हैं उनको हम अगर डाउनवर्ड रखेंगे तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ बनेगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली बिलो द वायर। यानी वायर के नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। इसमें कौन सा हम लोग रूल लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग सर्किट्स हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू 12 वोल्ट विल बी। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, और इसका टोटल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, तो हमें पता है कि H इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये R है 4 ओम। ठीक है, सब में 12 वोल्ट से ही कनेक्ट है। तो यहाँ R है 4 ओम, यहाँ पे R है 2 ओम, और यहाँ पे R है 1 ओम। तो चूंकि V सेम है तो हम कह सकते हैं H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसके लिए R की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए H की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी इस वाले डायग्राम में हमें मिनिमम हीट मिलेगी। ठीक है, और इस वाले डायग्राम में हमें मैक्सिमम हीट मिलेगी। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैक्सिमम इन केस 3। इस केस में हमें मैक्सिमम हीट मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग H इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हैं। तो आई स्क्वायर आर हम तब यूज करते हैं जब हर एक डायग्राम में आई सेम होता। हर एक डायग्राम में क्या होता है, आई सेम होता है। देखिए यहाँ पे आई अलग है, कितना है आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 एम्पियर। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एम्पियर। और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है 12 एम्पियर। ठीक है,
तो तीसरे थर्ड केस में चूंकि इसमें आई सेम नहीं है तो इसलिए हम लोग इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहां पर बनेगा मैक्सिमम इन थर्ड केस। अब देखिए कह रहे हैं कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये हमें बताना है। तो जैसे पहला कहा गया है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट इज टेकन टू द नॉर्थ पोल, टू द कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। ठीक, कह रहे हैं हम वो डायरेक्शन मानते हैं जिसमें नॉर्थ पोल क्या पॉइंट कर रहा हो। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज करो, बिल्कुल सही है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो, गलत। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ लाइनें ऐसे बना दी गई हैं, रिप्रेजेंट कर दी गई हैं जो पैरेलल है, ठीक है, और इक्विडिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मतलब ये चीज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ना कि जीरो फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। मीन्स टू से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की, तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि एक पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है, तो हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ए है यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास है। दैट मीन्स जो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट, क्योंकि बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। तो वही इसमें कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्लोजनेस से डिफाइन होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला देखिए यहाँ पे असर्शन रीजन है, कह रहे हैं कि इन ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन मूविंग बट नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे असर्शन ही गलत हो गया। कह रहे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में सपोज एंड मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये रैंडमली मूव होते हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता। तो इस तरीके से रैंडमली मूव करते हैं, तो कीप ऑन मूविंग बट नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर। लेकिन किसी कंडक्टर में कोई भी फोर्स नहीं लगता, नेट फोर्स जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ई वी बी साइन थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। अब चूंकि यहाँ पे इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, रैंडम वेलोसिटी जीरो है, रैंडमली मूव करते हैं, तो जो नेट वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। नेट वेलोसिटी जीरो होने का मतलब उस पे लगने वाला नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे असर्शन को सही कहा गया है। रीजन में लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बिल्कुल सही है, ये भी बात सही कही गई है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों ने FBI देखा होगा, इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, ये पॉजिटिव चार्ज की मोशन को शो करे, तो ये फोर्स को शो करेगा। कुल मिला के तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कि जो फोर्स होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर काम करता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन काम करता है। तो ये भी आंसर सही है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि विच कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट डेविएट्स द लीस्ट। व्हाइट लाइट का कौन सा कलर सबसे कम डेविएट होता है, तो वो कौन सा है, रेड। मोस्ट, तो कौन सा हो जाएगा, वायलेट। ठीक है। स्टेट द रीजन इन दिस डिफरेंस ऑफ डेविएशन। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं डेविएशन का, ये डेविएशन का जो डिफरेंस आया है वो क्यों है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम फॉर रेड। रेड लाइट के लिए मिनिमम होता है। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज मिनिमम फॉर रेड कलर एंड मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर। तो इसलिए यहाँ पे जो डेविएशन होता है वो वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का सबसे कम होता है। फिर कह रहे हैं अगला क्वेश्चन इसी में और करके दिया हुआ है क्या कि नेम द पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज फॉर्म्ड इन नॉर्मल ह्यूमन आई, स्टेट हाउ द इमेज पोजीशन चेंजेस मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसमें सब चीजें आप देख सकते हो। तो इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, वो बनती है रेटिना पे। ठीक है। अब आगे इसमें करें कि इमेज की पोजीशन में क्या फर्क आता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। तो देखिए मान लिया कि ये एक आई बॉल है। ठीक है, ये एक आई बॉल है। तो आई बॉल में होता क्या है कि जब हम मायोपिया की बात करते हैं तो मायोपिया में जो इमेज है वो पहले बनने लगती है, बिफोर रेटिना। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की तो वहां पे इमेज आफ्टर द रेटिना यानी रेटिना के पीछे बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया का। और जो मायोपिया होता है उसमें पहले बनने लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच मिरर डू वी यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर के और हम एप्लीकेशंस की बात करें तो स्ट्रीट लाइट में, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में यूज होता है। उसके बाद सिक्योरिटी मिरर के तौर पे, है ना, मॉल में सिक्योरिटी मिरर के तौर पे इसका यूज होता है। तो और उसके बाद और अगर हम यहाँ पे यानी कहीं भी अगर लाइट को आपको डाइवर्जेंट करना है तो उस केस में आप यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है टेबल लैंप में। ठीक है, टेबल लैंप में। दूसरा जो है वो यहाँ पे है टॉर्च में। उसके बाद हेडलाइट पे। और कहीं भी कन्वर्जेंट अगर लाइट को अगर कन्वर्स करना होता है तो उस केस में भी हम लोग कॉनकेव का यूज करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन इन ब्रीफ कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जेंस इन नेचर। मतलब यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जेंस इन नेचर है। तो देखो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है समझिएगा। मान लिया जैसे ये लेंस है, ठीक है, और ये लेंस की मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लिया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब लाइट यहाँ से पैरेलल लाइट, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइट होती क्या है कि ये यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। तो इसी चीज को बोला जाता है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। फिर अगला कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखिए कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है वो भी रियल बना रहा है। तो रियल का मतलब राइट साइड इमेज बनेगी। दैट मीन्स u इक्वल्स प्लस का 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, सॉरी ये v है क्योंकि ये इमेज बन रहा है और हमें यहाँ पे u बताना है। इफ
द इमेज साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहे इमेज जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि फिर इन दैट केस m इक्वल्स -1 होगा, क्योंकि -1 के ही केस में ऐसा होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन यू इक्वल टू -1। सो v इक्वल टू माइनस का u, या u इक्वल्स लिखे तो u इक्वल्स टू माइनस का v, और v है 50 सेंटीमीटर, यानी उसको 50 सेंटीमीटर पर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर इसकी फोकल लेंथ है, चूंकि पावर भी पूछे हुए हैं, देखिए ये कंडीशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वही इमेज बनती है, तभी साइज जो होता है वो इक्वल होता है। और ये कब होता है, जब हम 2f पर रखते हैं। तो इसका मतलब 2f जो है वो 50 है, तो f कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहां से जब हम पावर ऑफ लेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 100/f, यानी 100/25, दैट मीन्स 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर उस लेंस की पावर हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि रियल बन रहा है, ठीक है, और इक्वल साइज का बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे m इक्वल्स -1 लिखा गया। तो m होता है v अपॉन यू, और यहाँ से हम लोग u निकाल लिए। जब u निकल गया तो हमें पता है कि जहां पे ऑब्जेक्ट होता है जितनी दूर पर, उतनी दूरी पर इमेज तब बनती है जब 2f इक्वल टू वो दिया हो, 2f पर ऑब्जेक्ट रखा हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बार मैग्नेट। तो देखिए आउटसाइड द बार मैग्नेट जो होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है। वहीं अगर इन साइड पूछते तो हम यहाँ पे लिखते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन आर गेटिंग क्राउडेड, व्हाट इज इट इंडिकेट, ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्राउड हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से क्राउड हो रही हैं, तो इसका मतलब जहां पर भी ये नजदीक हो रही है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रोंगर बन रहा है। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, स्ट्रोंगर हो रहा है। तो वही वही इसमें पूछा गया कि व्हाट डज इट मीन, इट्स मीन दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग स्ट्रोंगर एट दैट रीजन। फिर इसमें कहा गया कि स्टेट वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो देखिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज एसी का है वो ये है कि एसी कैन बी ट्रांसमिटेड, AC can be transmitted over a long distance, over a long distance without much loss of energy, without much loss of energy। मतलब जो सबसे इसका बेसिक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि डीसी को ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट करने में एनर्जी लॉस ज्यादा होती है, बट यहाँ पर जो एसी है वो बिना ज्यादा एनर्जी लॉस के काफी दूर तक ट्रांसमिट की जा सकती है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि गिव अ सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग इन डोमेस्टिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक मीटर रीड करता है, क्या रीड करता है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अर्थिंग क्या होता है, तो अर्थिंग करता ये है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, कलेक्टेड ऑन द बॉडी ऑफ डिवाइस, ऑन द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ट्रांसमिटेड, ठीक है, ट्रांसमिटेड टू द अर्थ। मतलब ये क्या होता है कि ये पास ऑन कर देता है अर्थ को जो भी एक्स्ट्रा चार्ज वहां पे स्टोर हुआ होता है। ठीक है, तो ये मेन अर्थिंग का काम होता है। और इलेक्ट्रिक मीटर का काम क्या होता है, रीड करता है क्या, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिस हिसाब से हमें हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट जो है यहाँ पे, लिस्ट टू प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन अवॉइड ओवरलोडिंग। तो देखिए ओवरलोडिंग को अगर हमें यहाँ पे दो प्रिकॉशंस लेने हैं, तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर देखिए ओवरलोडिंग कब होती है, जब हम अचानक से कई सारी डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस हैं और ये सब ऑन सिस्टम में चले जाए। ठीक है, तो ऑन सिस्टम में अचानक से अगर सब एक साथ चले जाए तो उस केस में हो जाती है ओवरलोडिंग। तो पहली चीज ये कि हमें जो डिवाइस है
उसको बारी बारी करके यूज करना है। ठीक है, जैसे अगर सपोज ये हाई पावर का कोई चीज चल रहा है तो हम बाकी अप्लायंस को बंद रखें। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये जो जितने भी डिवाइसेस हैं इन सबको हमेशा ऑफ पोजीशन पे ही रखना है, किसी को ऑन पोजीशन पे नहीं रखना है अगर वो यूज में नहीं हो रहा है। ठीक है, यूज में नहीं है तो उनको हमें ऑन पोजीशन में नहीं रखना है। और कोशिश करनी कि जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो उसका जो रेटिंग हो वो कम से कम हो। ठीक है। हालांकि कुछ जगह पर ऐसा नहीं चल पाता, जैसे जहां पे हमें हीटिंग इफेक्ट की बात आती है तो वहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते, बट इसका जो मेन प्रिकॉशन है वो ये है कि हमें इन सबको ऑन से में नहीं रखना चाहिए, ताकि लाइट आए तो अचानक से ओवरलोड हो जाए। और दूसरी चीज कि इन सबको हमें अगर चलाना है तो एक साथ नहीं चलाना है, बारी बारी करके चलाना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलती से आ गया है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये बायो का ही क्वेश्चन है। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये उसका है, ये फिजिक्स से नहीं है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड नियर लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होती है और कॉन्सेंट्रिक होती है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। जो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट जो सेंटर पे है वो लगभग स्ट्रेट होती है। तो कह रहे हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कॉइल डिपेंड्स ऑन। तो देखिए करंट कैरिंग कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी भी शेप का हो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये चीज और ये चीज, ये दोनों 100% लागू होंगी। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल सही है, रेडियस ऑफ द कॉइल सही है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहाँ लूप की बात होती है तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी फाउंड अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। बिल्कुल, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि राइट हैंड थंब रूल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे राइट हैंड थंब रूल है क्या, कि अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में मोड़े। ठीक है, फोल्ड आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में अगर मोड़ रहे हैं, देन जो थंब होगा, मतलब जैसे अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो हमें उंगलियों को ऐसे ही मोड़ना है। ठीक है, तो उस केस में जो थंब होगा, थंब वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पाइप पावर लाइन कैरिंग 100 एम्पियर ऑफ करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सपोज दैट ये मान लीजिए 100 एम्पियर की पावर लाइन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर बिलो। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है ये है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ऊपर हो गया, उधर हो गया नॉर्थ, और इधर हो गया साउथ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो जब करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारा जो पाम होगा वो हो जाएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, वो हो जाएगा साउथ से। देखिए एक मिनट यहाँ पे हम लोग किधर रखेंगे, वेस्ट की तरफ। ठीक है, क्योंकि करंट वेस्ट की तरफ जा रही है, तो आप लोग भी अपना यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने आप से। तो जब वेस्ट की तरफ जाएगी और हम पॉइंट्स हाथ को नीचे रखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो पाम होगा वो साउथ की तरफ होगा। हमारा जो पाम होगा वो किधर होगा, साउथ की तरफ होगा। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप पाम रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कर्व वी गेट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस ऑन द एक्सिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हमें किस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिएगा। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि सपोज दैट, ठीक है, तो लेट्स से पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना लूं। सपोज दैट यहाँ पे ये हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, और इधर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ है डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ बनाना है
तो किस तरीके का यहाँ पे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे है, इस तरीके से। ठीक है, आ, एक मिनट, तो यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ बनेगा, दिस वे। ठीक है, लगभग ये पैरेलल होगा और ये पैरेलल हो जाएगा। इस तरीके का यहाँ पे ग्राफ इसका बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो जब भी कोई क्वांटिटी, अब सोचिए अगर R की वैल्यू 0 हो तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो पैरेलल लाइंस कहाँ पे मिलती हैं? इनफाइनाइट पे मिलती है। और अगर R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो कभी भी कोई भी ग्राफ बनाना हो और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कुछ भी हो, चाहे पावर 1 हो, चाहे पावर 2 हो, चाहे पावर 3 हो, हर एक केस में ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिएगा कि यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल हो या फिर करंट कैरिंग वायर हो, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में जो ये ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा गया है किधर की तरफ? ईस्ट से वेस्ट की तरफ यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा लगाएंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब आप खुद में से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि FBI होता है जिसमें थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है F को। ठीक है, फर्स्ट फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है B को, और सेकंड जो फिंगर है, मिडिल फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है I को। तो इन दोनों को पहले हम लोग ओरिएंटेट करेंगे। इसको फर्स्ट फिंगर को ओरिएंटेट करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और I को जो ओरिएंटेट करेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो उस केस में हमें जो फोर्स मिलता है वो कैसा मिलता है? अपवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब इस वायर में अपवर्ड फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। सो अब इसका सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। करें जब लाइट रे जाती है ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, तो वहां पे क्या होता है? उसकी डायरेक्शन चेंज होता आती है। और इसी चीज को क्या बोला जाता है? इसी चीज को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ये पूरा बायोडाटा यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ चीज लिखी हुई है। तो क्वेश्चन क्या है कि ए लाइट रे इंटर्स इनटू द ग्लास फ्रॉम एयर, डज इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल? तो यस। देखिए, यहाँ पे एयर एक रेयरर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है। तो जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो उस केस में नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होता है, जैसे यहाँ पे हुआ। इसको यहाँ ऐसे आना चाहिए था। तो यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब इट हैज नो यूनिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी हो तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो आपको बताया गया था कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी हो तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, सी अपॉन म्यू। सी कितना है? 3 इंटू टेन टू द पावर 8। और म्यू कितना है? 1.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 इंटू टेन टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। साथ ही आप ये भी जान लो, अगर किसी भी मीडियम में लेमडा निकालना हो तो लेमडा एयर अपॉन म्यू। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी हो तो वी एयर अपॉन म्यू। ऐसे करके फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, या एयर यहाँ पे चाहे आप एयर कंसीडर कर सकते हैं या वैक्यूम कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए और करके यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब या में ये क्वेश्चन नहीं, या तो ये क्वेश्चन कर ले या फिर ये कर ले। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हिच ऑफ द थ्री पैरामीटर्स चेंज? इनमें से कौन सा पैरामीटर चेंज हो जाता है? ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो अभी हमने बताया कि v बराबर क्या होता है? सी अपॉन म्यू। लेमडा बराबर क्या होता है? लेमडा अपॉन म्यू। इसका मतलब वेलोसिटी बदल जाती है और वेवलेंथ बदल जाती है, बट जो फ्रीक्वेंसी होती है
ये बदलती नहीं है। जब भी हमें न्यू निकालना होता है तो न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा या फिर वी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो ये हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर नहीं बदलती। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।